हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। 2026 आ चुका है और असिस्टेंट प्रोफेसर नोटिफिकेशंस जो हैं एमपीपीएससी ऑलरेडी आ चुकी थी। एग्जामिनेशन की डेट भी आ चुकी है। अब इंतजार किस चीज का है? पढ़ाई स्टार्ट कर दो। इंतजार अगर आपको था स्ट्रेटेजी और सिलेबस का, तो जनाब आज के इस वीडियो में थोड़ी सी आपको हेल्प मिलेगी। आपको पता चलेगा किस तरीके से आपका जो सिलेबस है उसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। क्योंकि सिलेबस एक तरफ है, बट जब तक आप ये नहीं देखते कि यार सिलेबस को एग्जामिनेशन में पूछा किस ढंग से जाएगा, किस तरीके के सवाल आपके पिछले एग्जामिनेशन में डाले गए थे, तब तक आपको अपनी स्ट्रेटेजी पता नहीं चलेगी। तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि यार मैं कोई टॉपिक पढ़ रहा हूं तो उसमें क्या चीज पे फोकस करूं, क्या चीज पे फोकस ना करूं। तो ये सारी चीजें आज के सेशन में क्लियर होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है जी आज का सेशन। आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हमारे जो यूजुअल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस रहते हैं ना असिस्टेंट प्रोफेसर के, उसमें यूजीसी नेट का सिलेबस ही चिपका दिया जाता है। बट एमपीपीएससी में ऐसा नहीं है। एमपीपीएससी में आपका सिलेबस को काफी ज्यादा मिक्स मैच किया गया है, तो दोनों सिलेबस अलग अलग हैं। काफी सारे एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी हैं जो आपको एमपीपीएससी में पढ़ने पड़ेंगे, जो यूजीसी नेट में आप नहीं पढ़ते हैं। और काफी सारे टॉपिक्स की छुट्टी भी हो जाएगी जो यार यूजीसी नेट में तो आप पढ़ते थे बट एमपीपीएससी में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे आपका ऑडिटिंग का टॉपिक है, वो एमपीपीएससी में पूछा ही नहीं जाता। तो जनाब यहाँ पे एमपीपीएससी में क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, कैसे सवाल एग्जामिनेशन में आते हैं, वो सारी जानकारी अब हम आपको देने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज का जो सेशन है आपके लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए बढ़ते हैं एक एक यूनिट की तरफ और देखते हैं कि कैसे कैसे यहाँ पे आपके टॉपिक्स हैं और क्या क्या सवाल उनसे पुटअप होते हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो प्यारे दोस्तों, शुरुआत करते हैं यूनिट नंबर 1 बिजनेस एनवायरनमेंट से। छोटा सा यूनिट है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट का। इसके अंदर आपको एक तो बेसिक बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में पता होना चाहिए कि क्या है एनवायरनमेंट और कैसे आप इसको क्लासिफाई करते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल, माइक्रो, मैक्रो, ये सारी चीजें। इसके अलावा इकोनॉमिक प्लानिंग का टॉपिक भी इसके अंदर आता है। तो हमारे देश के अंदर किस तरीके से 5 ईयर प्लान्स बनाए जाते थे, किस तरीके से प्लानिंग कमीशन के बाद नीति आयोग आया, और साथ ही एमपी के अंदर भी किस तरीके से प्लानिंग हो रही है, ये चीजें आपकी यहाँ पे कवर्ड है। बिजनेस एनवायरनमेंट को लेके कुछ पॉलिसीज हैं, कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो कवर्ड हैं जी। एक तो कंपटीशन का है, एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन का है, और तीसरा आपका एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन का है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया। और साथ ही पुराना कानून जो अब खत्म हो चुका है एमआरटीपी का, उसे भी पता नहीं क्यों सिलेबस में डाल दिया, बट आपको तो पढ़ना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल पॉलिसी और नीति आयोग। देखो, इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में आपको पढ़ना है, 1991 से जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आ गई थी उसके बारे में। और नीति आयोग क्या है, किस तरीके से काम करता है, कौन इसका चेयरपर्सन है, ये सारी बातें आपको मालूम होनी चाहिए। तो जनाब यहाँ पे ना एक बार हम नजर डालते हैं कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट वाला पोर्शन है उसमें हमारा जो पिछला एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था वहां से कैसे सवाल आए थे, सो दैट यू गेट एन आइडिया कि जब आप इस यूनिट को पढ़ेंगे तो आपका फोकस क्या होना चाहिए, आपका ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए। तो देखिए एक एक करके। सवाल था जी, कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट का फीचर नहीं है? बिजनेस एनवायरनमेंट एक डायनामिक कंसेप्ट होता है, ऐसा एक फिल इन द ब्लैंक था। मैक्रो एनवायरनमेंट में क्या आएगा? सोशल फैक्टर कौन सा है, क्या एग्जांपल है? एलपीजी कौन से बिजनेस एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स हैं? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल वगैरह ऑप्शंस थे यहाँ पर। एंड इसके अलावा जी आपका लिबरलाइजेशन में कौन सा सिस्टम खत्म हो गया? तो आपका जो लाइसेंस कोटा राज वाला सिस्टम था वो खत्म हो गया। बहुत ही सीधे, बहुत ही डायरेक्ट वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं जी। इसके अलावा इकोनॉमिक प्लानिंग को लेकर सवाल थे, प्लानिंग कमीशन कब बना, प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का चेयरपर्सन कौन होता है, नीति आयोग जो है उसको किसके बदले सेटअप किया गया, किसको रिप्लेस किया गया। तो सवाल देखिए डायरेक्ट है, फैक्चुअल है। आपको अगर नॉलेज है, आपको अगर बेसिक्स क्लियर है, तो आई थिंक आप इजीली सवालों को डील कर पाएंगे। बहुत ज्यादा इन डेप्थ सवाल नहीं आ रहे हैं पेपर में। हाँ, आप अपना प्रिपरेशन जरूर अच्छा रखिए, आप पढ़ाई डिटेल में करिए, बट जो एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत सारे फैक्ट्स भी याद करने पड़ेंगे, और आपको ओवरऑल नॉलेज जो है वो अटेन करने पे फोकस करना रहेगा। अब आते हैं जी हमारा अकाउंटिंग वाला पार्ट। तो यहाँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो यार फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत बड़ा टर्म हो जाता है। तो बेसिक अकाउंटिंग क्या होता है, बुक कीपिंग से कैसे अलग है, एसेट लायबिलिटी और ये सब टर्म्स क्या रहती हैं, अकाउंटिंग के जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है आपका, गोइंग कंसर्न, तो ये बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या फर्क है,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो आप तैयार करते हो वो पता होनी चाहिए। पार्टनरशिप अकाउंटिंग ये डिटेल में पढ़ना है। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन सब कुछ है। इसके अलावा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, आपको सीधा ही सवाल रहेगा कौन सा स्टैंडर्ड किससे जुड़ा हुआ है, ऐसे सवाल आते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। कंपनी अकाउंटिंग या कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बात करें तो यार यहाँ पे जो टॉपिक्स आपके हैं वो बिजनेस परचेज, लिक्विडेशन, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, मर्जर एंड रिकंस्ट्रक्शन, तो ये वाले टॉपिक्स हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स इनसे थोड़ा सा डर भी जाते हैं, तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत तो नहीं है। बट बेसिक नॉलेज जो है ना आपको यहाँ पे भी अटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो पेपर आपका ऑब्जेक्टिव है, तो ऐसा तो नहीं आएगा कि यार लिक्विडेशन हो रहा है, बैलेंस शीट बनाओ, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओ, ऐसा सवाल तो आएगा ही नहीं। तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही ऑब्टेन करनी है, ऐसे ही सवाल पेपर में आएंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग का टॉपिक है, इसमें आपका प्रोसेस कॉस्टिंग है। प्रोसेस कॉस्टिंग को आगे इलेबोरेट किया गया। इसके अंदर नॉर्मल, अब नॉर्मल वेस्टेज जो रहता है, इंटर प्रोसेस आपके जो ट्रांसफर्स रहते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग का टॉपिक है, इसमें आप वो निकालते हैं ना पीवी रेशो वगैरह, वो सब चीजें। ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, कॉस्टिंग फॉर डिसीजन मेकिंग। इसके अलावा मैनेजरियल अकाउंटिंग, इसमें आपका रेशो एनालिसिस का टॉपिक है एक, तो रेशो एनालिसिस से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं भरपूर। फंड फ्लो स्टेटमेंट का टॉपिक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट AS3 टॉपिक है। बजटरी कंट्रोल का भी टॉपिक यहाँ पे डाला गया है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, कंप्यूटर्स को भी यहाँ पे घुसा दिया। अकाउंटिंग में कंप्यूटर्स का उपयोग किस तरीके से हो रहा है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि यार कंप्यूटर्स क्या है, कंप्यूटर में अकाउंटिंग कैसे, कौन से सॉफ्टवेयर्स के माध्यम से हो रही है, उनके फायदे क्या हैं, उनके नुकसान क्या है, ये नॉलेज आपको अभी होनी चाहिए। अब प्यारे दोस्तों एक नजर डालते हैं कि कैसे सवाल यहाँ पे इस पोर्शन से एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाते हैं हमें। तो आप देखिए कुछ तो सीधा बेसिक अकाउंटिंग से जुड़े हुए सवाल हैं। कौन सा कंसेप्ट आपकी लाइफ को डिवाइड कर देता है छोटे पार्ट्स में, ये अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट ही होना चाहिए। कौन सा बुक आपका जर्नल भी है, लेजर भी है, ये कैश बुक होना चाहिए। रिसोर्सेज जो बिजनेस ओन कर रहा है फ्यूचर प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, उनको एसेट बोला जाता है। एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, एक्सेस है तो उसे क्या बोला जाएगा। अब देखो ये सवाल है नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी का, तो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट स्टिल इट हैज बीन आस्क्ड, तो शायद बेसिक अकाउंटिंग को लेकर ही ये सवाल एग्जामिनर ने सोचा होगा। कैपिटल नेचर का कौन सा ट्रांजेक्शन है, डिसोल्यूशन के समय कौन से अकाउंट बनते हैं, और एडमिशन हुआ है तो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को लेकर न्यूमेरिकल आ रखा है जी। लिक्विडेशन में आप जो लिस्ट सी बनाते हैं उसमें क्या इंफॉर्मेशन आती है जी। अगर कंबाइंड एंटिटी की वर्थ ज्यादा है एज कंपेयर टू इंडिविजुअल फर्म्स तो उसे क्या बोला जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन से एएस के अकॉर्डिंग बनती है, बहुत ही सीधा डायरेक्ट सवाल है। लेबर कॉस्ट वेरिएंस पे सवाल आ रखा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में कौन सी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी रहती है। रेशियो एनालिसिस पे सवाल है जिसमें आपको टर्नओवर रेशियो, जीपी, सेल्स दे रखा है, आपको ओपनिंग स्टॉक निकालना है। और कंप्यूटर प्रोग्राम को लेकर भी कुछ बेसिक एक दो सवाल देखने को मिले थे और आगे भी आपको मिल सकते हैं। तो अगेन आप देखेंगे आपके जो सवाल हैं बहुत ज्यादा घुमा फिरा के नहीं है, सीधे सवाल है, बट हाँ अकाउंटिंग में कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला टॉपिक हमारे पास है बिजनेस इकोनॉमिक्स का। तो इकोनॉमिक्स की बात करें तो यहाँ तो बिल्कुल बेसिक से शुरुआत है कि यार इकोनॉमिक्स क्या होता है, और इकोनॉमिक्स के अंदर आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद डिमांड इलास्टिसिटी का टॉपिक है, और डिफरेंट जो इकोनॉमिक्स के अंदर लॉज आते हैं, इंडिफरेंस कर्व का, यूटिलिटी एनालिसिस का, लॉ ऑफ रिटर्न्स है, वेरिएबल प्रोपोर्शन है, कॉस्ट और रेवेन्यू एनालिसिस है कि शॉर्ट रन लॉन्ग रन में किस तरीके से आपके कर्व्स रहते हैं। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट भी है, यहाँ पे देखो परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है और मोनोपोली है, तो इनके बारे में आपको पढ़ना है। एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है विच इज नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम क्या है, कैसे उसे मेजर किया जाता है, कौन से उसके मेथड्स हैं, ये आपको यहाँ पे नॉलेज होनी चाहिए। अब अगर नजर डाले सवालों के ऊपर कि कैसे सवाल यहाँ पे इस यूनिट से आपके पूछे जा रहे हैं, तो देखो सवाल बिल्कुल डायरेक्ट है कि कौन सा बिजनेस इकोनॉमिक्स का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, डिमांड कर्व की शेप कैसी होगी, आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व कैसा होगा, टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम कब होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को लेकर न्यूमेरिकल भी है, आइसो क्वांट क्या होता है, कौन सी मार्केट फॉर्म में फर्म अपना पूरा प्राइस पे कंट्रोल बना के रखती है जी, परफेक्ट कंपटीशन में कब इक्विलिब्रियम होता है, नेशनल इनकम का एक मेथड दिया है, पूछ रहे हैं ये कौन सा मेथड है, जीडीपी के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर सवाल है, नेशनल इनकम और पर्सनल इनकम के ऊपर सवाल पूछे गए। तो नेशनल इनकम का टॉपिक है छोटा सा, बट उस पर कई सारे सवाल पिछली बार आ गए थे, तो इसे
छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना। ऐसा मत सोचना कि यार एक टॉपिक है यूजीसी नेट में तो नहीं पढ़ा, यहाँ भी छोड़ देते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है। जितने भी टॉपिक यहाँ पे यूजीसी नेट से अलग है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सवाल आएंगे और सवाल ज्यादा मुश्किल भी नहीं होंगे। तो ऐसे टॉपिक्स को छोड़कर जाना जो है ब्लंडर हो सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। अगला टॉपिक है जी स्टेटिस्टिक्स और डाटा प्रोसेसिंग का। देखो यहाँ पे शुरुआत हो रही है डाटा से कि डाटा क्या है, क्या टाइप्स हैं, वही प्राइमरी सेकेंडरी वाला खेल है जी यहाँ पर। और इसके बाद सैंपल की बारी आती है। यार सैंपल क्या है, क्या क्या मेथड्स होते हैं सैंपलिंग के। इसके अलावा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, हाइपोथेसिस किस तरीके से टेस्ट आप करते हैं, डिफरेंट एनालिसिस के मेथड्स की बात हो रही है, कोरिलेशन, रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट यहाँ पे आ रहे हैं। देखो यहाँ पे एक चीज जो मिसिंग है वो यहाँ पे लग रही है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन वाली। तो हालांकि आप उसे इनडायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं, यार कुछ कुछ डाटा के एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन में तो आ जाएगा, बट उनमें बहुत ज्यादा घुसने की जरूरत आपको नहीं है। डाटा प्रोसेसिंग का टॉपिक है ये बेसिकली कि कंप्यूटर वाले टॉपिक हो गया कि कंप्यूटर से हम किस तरीके से डाटा को प्रोसेस कर लेते हैं और किस तरीके से कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है इन्वेंट्री में और मार्केटिंग में। तो ये यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है। यहाँ से कोई कंप्यूटर्स के ऊपर हेवी भारी भरकम सवाल नहीं आता है, सीधा डायरेक्ट सवाल टाइप ज्यादा आएंगे। और क्योंकि हमें कंप्यूटर्स के ऊपर इतनी ज्यादा नॉलेज रहती नहीं है, तो हमें छुटपुट सवाल भी मुश्किल लगने लग जाते हैं। चलिए तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे अगर हम सवालों की ओर नजर डालते हैं तो डाटा प्रोसेसिंग के ऊपर आप देख सकते हैं सवाल पूछे गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं जी ये आपका स्टेटिस्टिकल डाटा का कौन सा कैटेगरी है। एंड यहाँ पे आपके जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको लेकर भी सवाल है। एंड यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक न्यूमेरिकल भी पूछा गया था, प्रोबेबिलिटी का न्यूमेरिकल पूछा गया था, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में अरेंजमेंट का सवाल पूछा गया था, रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स के सवाल हैं कि दोनों नेगेटिव होंगे तो कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी तो नेगेटिव ही होगा। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के ऊपर सवाल है जी। इसके अलावा डाटाबेस मैनेजमेंट के ऊपर भी यहाँ पे सवाल है। तो इस तरीके के सवाल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। अगेन आप देखेंगे सवाल डायरेक्ट है, बट कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स भी यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन से जो लोग डरते हैं, थोड़ा सा डर को कम करना है, थोड़ा सा डर को आपको कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, क्योंकि इस एग्जामिनेशन को क्लियर करना है। तो यार न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे भी आपका पकड़ आपको बनाना पड़ेगा। अगला टॉपिक हमारे पास आता है जी बिजनेस मैनेजमेंट एंड बिजनेस लॉस। असल में दो टॉपिक हैं ये, एक मैनेजमेंट है एक लॉ है। मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है फ्योल और टेलर वाले, फंक्शंस क्या है मैनेजमेंट के, और प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग यहाँ पे कवर्ड है जी। इसके अलावा यहाँ पे लीडिंग और मोटिवेशन भी कवर्ड है। देखो स्टाफिंग वगैरह कवर्ड नहीं है क्योंकि एचआरएम अलग से यूनिट हमारा बनाया हुआ है। और इसके साथ साथ यहाँ पे ना कॉर्पोरेट गवर्नमेंट एंड बिजनेस एथिक्स, तो एथिक्स का भी टॉपिक यहीं पे आता है। लॉज की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है आपका, इसके अलावा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट है आपका, कंपनीज एक्ट है, कंपटीशन एक्ट है, और सीएसआर का टॉपिक भी यहाँ पे घुसा रखा है जी छोटा सा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एथिक्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और सीएसआर के टॉपिक्स भी आपके इसी यूनिट में पूछे जाएंगे। एंड यहाँ पे अगर हम सवालों पे नजर डालें तो कुछ कुछ तो सीधे सीधे सवाल हैं जी कि मैनेजमेंट का पहला फंक्शन क्या है, मैनेजमेंट की डेफिनेशन किसने दी है, 14 प्रिंसिपल मैनेजमेंट के किसने दिए थे, एंड इसके अलावा नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन किसने दी थी। बिजनेस एथिक्स के ऊपर भी सवाल आए थे जी कि बिजनेस एथिक्स के अंदर क्या एलिमेंट्स आपके आते हैं। इसके अलावा सीएसआर पे आपको कितना खर्चा करना रहता है, ऐसे सवाल भी आपको पेपर में देखने को मिले थे। एंड साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट लॉ के ऊपर भी बेसिक आपको सवाल देखने को मिले थे, बिल ऑफ एक्सचेंज में कितने पार्टीज रहते हैं, कंपटीशन पॉलिसी में क्या आता है, कंपटीशन लॉ के अंदर क्या चीजें प्रोहिबिटेड है। तो बिल्कुल डायरेक्ट अगर आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, फैक्चुअल नॉलेज है, तो आप ऐसे सवालों को आसानी से हैंडल कर लेते। आगे हमारे पास है मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो यार मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो इसमें बेसिक से शुरुआत होती है कि यार मार्केटिंग का एवोल्यूशन जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट से हुआ वो आ रहा है। और शुरुआत में इन्होंने एक डाल दी भारी भरकम चीज विच इज डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग आज की डेट में बहुत चल रही है, तो आपको अच्छे से कवर करनी है। मार्केटिंग मिक्स जो है वो भी यहाँ पे आपका कवर्ड है, जो 4 पीस 7 पीस पता होने चाहिए। कंज्यूमर बिहेवियर, मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केटिंग के डिफरेंट डिसीजंस रिलेटेड टू प्रोडक्ट प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन,
मार्केटिंग प्लानिंग, मार्केटिंग रिसर्च एंड लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट। साथ ही साथ आपके कुछ न्यू ट्रेंड्स भी हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग क्या है, ई कॉमर्स क्या है, डायरेक्ट मार्केटिंग क्या है, सोशल एथिकल एंड लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ मार्केटिंग इन इंडिया। तो यहाँ पे ना कुछ डिफरेंट तरीके से फ्रेमिंग करी हुई है सिलेबस की। जो टिपिकल कोई किताब उठा के देखेंगे मार्केटिंग की, शायद उसमें इस तरीके से फ्रेमिंग नहीं होगी कंटेंट्स की। बट आपके सिलेबस की जो फ्रेमिंग है वो इस तरीके से करी गई है। बट पढ़ना आपको वही बेसिक मार्केटिंग ही है जो आप यूजुअली पढ़ते हैं। सवालों पे अगर आप नजर डालें जी, तो सवाल आपके अलग अलग तरीके के यहां से पूछे जाते हैं जी। क्या किन किन चीजों को मार्केट किया जा सकता है, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर भी सवाल है जी यहाँ पे आपका। कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर सवाल है, मार्केटिंग के डिफरेंट फंक्शंस के ऊपर सवाल है, और प्रमोशन के ऊपर भी सवाल है यहाँ पर, मार्केटिंग मिक्स में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स में क्या क्या आएगा, ये सब चीजें हैं। मार्केटिंग प्लानिंग में क्या क्या चीजें करते हो आप। तो सवाल ऐसे हैं जी, बिल्कुल डायरेक्ट सीधे टाइप के सवाल ज्यादा रहते हैं इस एग्जामिनेशन में। बट हाँ, थोड़ा बहुत एनालिटिकल माइंड, बेंट ऑफ माइंड तो आपका होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऑप्शंस थोड़े से ना क्लोज डाल देते हैं। तो वो प्रैक्टिस जो आप जितनी ज्यादा करेंगे, उससे आपका जो पकड़ है कंसेप्ट के ऊपर, वो ज्यादा यहाँ पे मजबूत होगा। नेक्स्ट यूनिट हमारे पास है फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इंस्टीट्यूशंस का। देखो, फिर से दो यूनिट को मिला दिया, एक तो आपका बिजनेस फाइनेंस आ गया और एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ गया। अब बिजनेस फाइनेंस के अंदर कोई शुरू में बेसिक चीजें तो डाली नहीं, शुरुआती कैपिटल स्ट्रक्चर से करते हैं जनाब। कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करूं कि क्या है कैपिटल स्ट्रक्चर, लीवरेज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और इसके साथ ही घुसा दिया बीच में कैपिटल बस्टिंग और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। डिविडेंड पॉलिसी और कैपिटल मार्केट, बताइए जी, डिविडेंड भी पढ़ना है और कैपिटल मार्केट के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में पढ़ना है। एनएसई का नाम लिख दिया, बीएसई का नाम भी लिख देते, पता नहीं उसे क्यों छोड़ दिया। रेगुलेटिंग अथॉरिटीज, इसमें आपका सेबी है, डिफरेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, जीडीआर, एडीआर, ये सब आपको पता होना चाहिए। बैंकिंग की बात करें तो यार, बैंकिंग क्या है, कौन से टाइप्स के बैंक्स हमारे पास होते हैं, आरबीआई, नबार्ड, इसके अलावा कोऑपरेटिव बैंक्स, रूरल बैंक्स, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, ये आपको पढ़ने हैं। और कुछ स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, जैसे आईडीबीआई, आईएफसीआई, यूटीआई, सिडबी, तो इनके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब सवालों पे नजर डालें तो यार, सवाल देखिए, बेसिक से सवाल ज्यादा रहते हैं। एमएम हाइपोथेसिस की अजम्पशन के ऊपर सवाल था, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, ईबीए आईटी ईपीएस एनालिसिस किसके लिए करते हैं, गॉर्डन मॉडल के ऊपर सवाल है। छोटा सा बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल सवाल है डिविडेंड पे आउट रेशियो के ऊपर। इसके अलावा जी, ग्रोथ रेट कैसे निकालेंगे वो पूछा जा रहा है। मनी मार्केट से कौन सा रिलेटेड नहीं है, एनएससी कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे बना था, कौन सा इंस्टीट्यूशन स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करता है, जीडीआर के ऊपर सवाल है जी। 1948 में कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बना था। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को हेडक्वार्टर से मैच करने के लिए भी यहाँ पे, ईयर से सॉरी, मैच करने के लिए भी यहाँ पे बोला गया था। तो ऐसे आपको डायरेक्ट फैक्चुअल सवाल ज्यादा देखने को बैंकिंग से मिले थे। अगला यूनिट हमारे पास आता है जी, एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, ये सब चीजें हैं। रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग, अब इसमें अलग अलग मेथड्स और टेक्निक्स भी आप करेंगे, वो भी पढ़ने पड़ेंगे। कंपनसेशन मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस अप्रेजल का टॉपिक भी डाला गया। इंडस्ट्रियल रिलेशंस का टॉपिक भी यहाँ पे आपका डाल दिया गया है। सवालों की ओर नजर डालेंगे तो सवाल आप देखिए जी, बेसिक डायरेक्ट सवाल ज्यादा है। कौन सी एक्टिविटी सिलेक्शन प्रोसेस में नहीं होती है, जॉब एनालिसिस का गोल क्या है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में क्या नहीं आएगा, जॉब डिजाइन में क्या नहीं आएगा, एचआरएम का कौन सा ऑपरेशनल फंक्शन नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से कौन सी टर्म जुड़ी हुई नहीं है, जॉब स्पेसिफिकेशन के क्या कंपोनेंट्स हैं, कौन से इनडायरेक्ट रिवॉर्ड्स आप एम्प्लॉइज को देते हैं, इंडस्ट्रियल रेगुलेशंस को कौन सा कानून इंडिया में गवर्न करता है। तो यार, ऐसे डायरेक्ट सीधे सीधे सवाल एग्जामिनेशन में फेंके जाते हैं, और आप जो है आसानी से सभी जो सवाल आपके ऊपर फेंके जाएंगे उनको बिल्कुल छक्का लगा सकते हैं, स्टेडियम के बाहर पहुंचा सकते हैं, अगर आपने अपनी पढ़ाई अच्छे से करी है। अगला हमारे पास है जी, इंटरनेशनल बिजनेस। तो इंटरनेशनल बिजनेस में बेसिक आपको इंटरनेशनल बिजनेस की थ्योरी से शुरुआत करनी है, जो भी आपकी थ्योरीज रहती हैं वो पता होने चाहिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट भी पढ़ना है जी। इसके अलावा आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है,
वर्ल्ड बैंक के जो कंपोनेंट्स है वो आपको पढ़ने हैं, डब्ल्यूटीओ को विस्तार में पढ़ना है जी, डब्ल्यूटीओ को तो यहाँ पे अच्छे से मेंशन किया हुआ इन्होंने, साथ ही साथ एक्सिम बैंक को यहाँ पे इंक्लूड कर लिया, बैंकिंग में नहीं किया, यहाँ पे कर लिया जी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट एफडीआई वगैरह ये सब चीजें भी आपको पढ़नी है जी। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज का टॉपिक और आपके जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे सार्क है, एशियान है, G20 वगैरह है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट को लेकर जो आपके टेक्निक्स रहते हैं यार, कैसे रिस्क वगैरह मैनेज कर सकते हैं, कन्वर्टेबिलिटी वाले जो पर्सपेक्टिव्स रहते हैं जो कुछ कुछ फाइनेंस से लिंक्ड रहते हैं बेसिकली, बट इन्होंने इंटरनेशनल बिजनेस में डाल दिया, तो यार कोई बात नहीं, वहां नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे पढ़ लेंगे। तो ये है आपका इंटरनेशनल बिजनेस। तो यहाँ पे देखो सवाल कैसे आ रहे हैं, जो बिजनेस एंटिटी एक से ज्यादा कंट्री में ऑपरेट करेगी उसे क्या बोलेंगे, आप सभी जानते हैं एमएनसी बोलेंगे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट कौन से सेक्टर में अलाउड नहीं है, करंट अकाउंट ऑफ बीओपी में क्या आएगा, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का कौन सा इंस्टीट्यूशन पार्ट है, डब्ल्यूटीओ का क्या फंक्शन नहीं है, कौन सा डब्ल्यूटीओ का एग्रीमेंट आईपीआर प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ है जी, कस्टम क्लियरेंस के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है जी। इसके अलावा यहाँ पे आपसे ये भी पूछा जा रहा है कि जो टैक्स एज अ परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स लगाया जाता है उसे क्या बोलते हैं। सार्क के ऊपर भी कुछ कुछ डायरेक्ट फैक्चुअल सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं कि कब बना था, कौन कौन इसके मेंबर्स हैं, तो इस तरीके के डायरेक्ट फैक्चुअल सवाल आपको यहाँ से भी देखने को मिल रहे हैं। बारी आती है जी आखिरी यूनिट की, विच इज टैक्सेशन एंड टैक्स प्लानिंग। तो यार टैक्सेशन में आपके तीन तरीके के टैक्सेस आपको पढ़ने हैं। एक तो आपको पढ़ना है आपका वही पुराना इनकम टैक्स, आपको पढ़कर जाना है जी। इनकम टैक्स में बेसिक कंसेप्ट, एग्रीकल्चर इनकम, रेजिडेंशियल स्टेटस, एग्जम्प्टेड इनकम, किस तरीके से कंपटीशन होती है टैक्सेबल इनकम की, टीडीएस का टॉपिक है, डिफरेंट हेड्स है, फाइलिंग ऑफ रिटर्न है, टैक्स प्लानिंग, अवॉइडेंस, इवेजन का टॉपिक डाला गया। तो मेजरली तो यही है। इसके अलावा एक आपको जीएसटी भी पढ़ना है जी, और कस्टम ड्यूटी भी पढ़ना है। तो इन दोनों को भी आपका जो बेसिक तरीके से बेसिक अंडरस्टैंडिंग और बेसिक नॉलेज जो है वो इन दोनों की भी आपको यहाँ पे ऑब्टेन करके जानी है अपार्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। तो सवाल अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर सवाल इनकम टैक्स वाले ही हैं। जैसे अगर आप रबड़ की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो एग्रीकल्चर इनकम कितना परसेंटेज होती है, रेजिडेंशियल स्टेटस को लेकर एक न्यूमेरिकल सवाल है जी। 87A की रिबेट को लेकर पूछा गया है, सरचार्ज का रेट पूछा गया है, एटीजी की रिडक्शन कितनी मिलती है वो यहाँ पे पूछा जा रहा है, टीडीएस ऑन सैलरी कौन से सेक्शन में कटता है, टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस के ऊपर सीधे सीधे सवाल है। जीएसटी के ऊपर भी कुछ सवाल थे जी, कौन से शेड्यूल जो है जीएसटी का उसमें ऐसी एक्टिविटीज आती हैं जो ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स है ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, सीधा सवाल है। जीएसटी काउंसिल कौन से आर्टिकल में बनी है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके अलावा जी यहाँ पे कॉम्पोजिशन स्कीम में कितना रेट लगता है मैन्युफैक्चरर पे वो पूछा जा रहा था। कस्टम एक्ट 1962 के अकॉर्डिंग कब आपको ड्यूटी नहीं देनी पिल्फर्ड गुड्स पे, ऐसा भी सवाल आपको डाला गया था। तो ज्यादा तो इनकम टैक्स ही है, उसके बाद जीएसटी है, और थोड़ा सा पार्ट कस्टम ड्यूटी का भी आपसे यहाँ पे पूछा गया था। तो प्यारे दोस्तों सिलेबस की चर्चा तो हो गई, और अगर आप इस सिलेबस को पढ़ना चाहते हैं डिटेल में, अगर आप नोट्स वगैरह चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि यार रिवीजन के लिए क्लासेस मिल जाएं, फटाफट से हम रिवाइज कर लें, डिटेल्ड में नोट्स मिल जाएं, प्रैक्टिस के लिए पीवाई क्यूज एमसीक्यूज मिल जाएं, तो सब कुछ एवर स्टडी क्लासेस के एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स क्रैश कोर्स में मिल जाएगा। देखो नाम तो इसका क्रैश कोर्स है, बट नोट्स इसमें हमने अच्छे खासे डिटेल में डाले हुए हैं जी, और रिवीजन वीडियोस भी हैं। इसके अलावा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर भी वीडियोस होंगे, और जो भी ऐसे टॉपिक्स है जो आपके लिए नए हैं, जो आपने यूजीसी नेट वगैरह में नहीं पढ़े हुए, उनका भी डिटेल में वीडियोस की फॉर्म में कवरेज हम करेंगे। जैसे आपका कस्टम ड्यूटी का टॉपिक है, एमआरटीपी एक्ट 1969 है, नीति आयोग है, जो भी ऐसे टॉपिक्स है उनको भी डिटेल में कवर किया जाएगा। इस कोर्स की सारी डिटेल्स आपको हमारी ऐप और वेबसाइट पे मिल जाएंगी। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये थी जी आज की हमारी चर्चा। उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन से आपका जो सिलेबस है उसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बड़ी होगी, और आपको ये समझ आया होगा कि किस तरीके के सवाल आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे इस सिलेबस से। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।